दोस्तों फिर आज अभी ऋषिकेश से लौट रहा हूँ मैं। आज तो टाइम पे काम कंप्लीट हो गया। अभी दोस्तों एक खबर आ रही है, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा। एक लेपर्ड आपको याद होगा कि उसके बारे में बताया जा रहा था कि कैनाइन डिस्टेंपर की वजह से उसने अपनी मेमोरी खो दी थी। वो ये भूल गया था कि वो लेपर्ड है। और मध्य प्रदेश के देवास का वो वीडियो वायरल हुआ था कि बहुत सारे लोग उसके साथ चल रहे थे, कुछ लोग तो उसकी सवारी भी कर रहे थे। हालांकि बाद में वो वीडियो पूरे इंडिया के हर कोने से आया अपनी जगह को बोल के। वो मैंने जब वीडियो डाला था शॉर्ट्स में, कोई बोलता है कि गलत खबर है, ये गुजरात का है, कोई बोलता है महाराष्ट्र का है, कोई बोलता है साउथ का है, ऐसे करके। लेकिन एक्चुअली में वो मध्य प्रदेश के देवास का वीडियो था। बाद में उस लेपर्ड को ट्रीटमेंट के लिए इंदौर ले जाया गया था, फिर एक दो जगह शिफ्ट भी किया गया था। हालांकि बाद में एक अफवाह उड़ गई थी कि वो लेपर्ड मर गया, लेकिन वो लेपर्ड मरा नहीं था, जिंदा था। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद जब वो ठीक हो गया तो उसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया। लेकिन जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया तो भी वो किलिंग नहीं करता था। यानी वो ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें वापस नहीं आई कि वो लेपर्ड की तरह से किल करे। और टेंशन ये भी था कि दूसरे लेपर्ड उसे मार ना दे टेरिटरी फाइट में, क्योंकि वो किलिंग नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा लेपर्ड तो अपने लिए उसको थ्रेट समझेगा। तो उसी वाइल्ड लाइफ, मेरे ख्याल से केवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो अब क्या किया गया, उसी के अंदर एक बड़ा सा बाड़ा बना के, बहुत बड़ा भी बाड़ा नहीं है, उसको रखा गया है। उसके लिए पानी का टैंक वगैरह बना दिया गया और वहीं पर रखा गया है। तो क्योंकि उसके अंदर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस था तो जू में भी रखना नहीं चाहते लोग, तो अभी फ़िलहाल वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक तरह से पिंजरे में है। तो अभी उसके लिए यही डिमांड उठ रही है कि एक बड़ा सा बाड़ा बना दिया जाए एटलीस्ट, जिसमें उसके लिए प्रे छोड़ दिया जाए। वो किल करे अगर, तो नहीं करे तो फिर उसको खाने को दिया जाए, जैसे अभी दिया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक अपडेट अच्छा है कि एटलीस्ट जान तो बच गई। और जो उसके बारे में अफवाह उड़ी थी कि वो मर गया, जिंदा है, और उसका नाम रखा गया है रामू। और दूसरी भी दोस्तों लेपर्ड से जुड़ी हुई एक खबर आई है, लेकिन वो अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है। ये कि कुछ उड़ीसा में कुछ शिकारियों ने सुअर मारने के लिए फंदे लगाए, और उन फंदों में सुअर तो नहीं फंस गया एक लेपर्ड। लेकिन उसके बाद आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि उन्होंने सुअर पकड़ने के लिए फंदे इसलिए लगाए थे कि वो सुअर पकड़ के खाना चाहते थे। मिला उसमें लेपर्ड, उन्होंने लेपर्ड को ही खा लिया। जिस तरीके से वो मटन बनाते हैं, सुअर का मीट बनाते हैं, वैसे उन्होंने लेपर्ड की गर्दन काटी। और बाकी तो दोस्तों वैसे शिकार तो अभी भी होते हैं, बहुत होते हैं। मैंने बताया कि शिकार पे रोकथाम पूरी तरह से हुई नहीं है। बड़े बड़े जानवरों के शिकार हो जाते हैं, सुअर वगैरह के शिकार तो होते हैं। एक बार पन्ना नेशनल पार्क में क्या हुआ था कि सुअर को मारने के लिए फंदा लगाया, जैसे अभी ये लेपर्ड फंस गया उसमें, ऐसे ही टाइगर फंस गया था और वो फांसी में लटका हुआ मिला था। क्लच वायर से फंदा बना कर दिया, उसमें वो फंस गया, उसने झटके मारे, उसकी फांसी लग गई। लेकिन उसके मांस को खा जाना जनरली इंडिया में सुनने में नहीं आता है। अफ्रीका में तो ऐसे केसेस होते हैं कि लायन को मार के खाने के केसेस। और जब ट्रॉफी हंटिंग भी होती है, चाहे वो लायन की हो चाहे वो हाथी की हो, तो उनका मांस लोकल कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो लोग खाते हैं। लेकिन इंडिया में तो मैंने पहली बार ही सुना है कि लेपर्ड मार के खा लिया। तो एक तरफ तो देखिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की बातें होती है कि भाई जानवर आ रहा है, जानवर इंसानों को मार रहा है तो जानवर को मार दो।
और एक तरफ इस तरह की घटनाएं। आज के मॉडर्न एज में जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, मॉनिटरिंग सिस्टम भी बढ़ गया है बोलते हैं, ऐसे में अभी भी शिकारी जंगल में शिकार कर रहे हैं और मालूम नहीं चल पाता। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इवन अभी बांधवगढ़ में भी सुनने में आया है कि जो जहां हाथी मर गए थे वहां दोबारा हाथी आए और उनको ट्रैक नहीं किया जा सका। फिर वो उसी तरफ गए जहां पिछली बार गए थे और मर गए थे। और वैसे जब 2018 में बांधवगढ़ में पहली बार हाथी आए थे छत्तीसगढ़ से, तो सिस्टम बनाया गया था कि हर जितने भी हर्ट थे उनके पीछे एक टीम उनको मॉनिटर करती थी। उन टीम का एक एरिया था, वो एरिया जब क्रॉस हो जाता था तो फिर दूसरी टीम मॉनिटर करती थी उसको। इस तरह से हर वक्त मॉनिटर करते थे कि अगर वो गांव की तरफ जा रहे हैं तो इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करते थे। तो फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आके ढोल नगाड़े या जो भी बजाना है वो बजा के उन्हें खदेड़ देते थे ताकि गांव में नुकसान ना कर पाए। लेकिन अभी जो गांव वालों का बोलना है, जो न्यूज़पेपर में बात छपी है कि कोई टीम उनको ट्रैक नहीं कर रही थी। क्या सच है क्या गलत है नहीं मालूम मुझे। इसीलिए दोस्तों जो कॉलर सिस्टम होता है ना, वो जानवरों को पहनाया जाता है। बाकी आपको पता ही है कि टाइगर, लेपर्ड, सबको जिसको ट्रैक करना होता है, चीता, उनको कॉलर पहनाए जाते हैं। हाथियों को भी कॉलर पहनाए जाते हैं स्पेशल केस में जब कुछ मॉनिटर करना होता है। हालांकि कॉलरिंग बड़ी महंगी होती है हाथी के मामले में, बहुत मुश्किल भी होती है। लेकिन उससे ये मालूम चल जाता है, जैसे अगर एक हर्ड में एक हाथी को पहना दिया गया तो जनरली हर्ड में साथ ही रहते हैं हर्ड वाले हाथी, तो वो हर्ड जिस तरफ मूव कर रहा है उन्हें मालूम चल जाता है। लेकिन जो कॉलरिंग सिस्टम होता है वो प्रोसीजर में खर्चा बहुत होता है। खर्चा तो देखिए, जब मैन ईटर कहीं आ जाता है ना तो भी बहुत खर्चा होता है। एक एक मैन ईटर को मारने में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। और हाथी की कॉलरिंग में क्या होता है, पहले वो या तो कोई हाथी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको वो ट्रैक कर लेते हैं ड्रोन से, फिर टीम घेरती है, फिर पहले परमिशन लेते हैं कि इनको कॉलरिंग करनी है, 1 की करनी है कि 2 की करनी है, 3 करनी है। फिर फोटो, आजकल टेक्नोलॉजी हो चुकी है तो फोटो से वो उसके गले का साइज का आइडिया लेते हैं। क्योंकि देखिए कॉलर अगर बहुत ढीला होगा ना तो भी वो जानवर को इंजर्ड करेगा, क्योंकि कॉलर अगर हिलता रहेगा तो भी जानवर को वो घाव कर देगा, बाद में उसके मैगेट्स पड़ जाएंगे और सेप्सिस की वजह से ही जानवर की जान चली जाएगी। और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं कर सकते, तो एक मेजरमेंट लेते हैं, फिर एक नायलॉन टाइप का मटेरियल होता है उससे कॉलर बनाते हैं, उसमें ट्रांसमीटर वगैरह फिट करते हैं। फिर पूरी टीम होती है, वेटनरी डॉक्टर वगैरह की टीम होती है, उसमें एक उसके वेट का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये सब अंदाजे पे करना होता है। फिर वेटनरी डॉक्टर डोज बना के देते हैं, फिर शूटर जो होते हैं डार्ट मारते हैं। हाथी को डार्ट मारना कंपैरिजन में अगर लेपर्ड या टाइगर की बात करोगे आप तो आसान होता है निशाना लेना, क्योंकि हाथी बहुत तेज भागता नहीं, छिप भी नहीं पाता। तो लेकिन यही है कि उसको जब डार्टिंग करते हैं तो वो भी हाथियों पे बैठ के करते हैं, तो उस वक्त चैलेंज होता है क्योंकि हाथी के ऊपर हाथी हमला कर सकता है। और फिर उसे डार्ट मारते हैं। जब डार्ट मारते हैं फिर कई बार हाथी गिरता नहीं है, खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। मैंने पहले ही बताया इस बारे में। तो उसे एक हल्की सी थपकी मारोगे ना तो गिर जाता है। तो ये देखना पड़ता है कि जिस तरफ डार्ट लगी है उस तरफ ही ना गिर जाए, क्योंकि ये टाइगर या लेपर्ड तो है नहीं कि इसको आप पलट दोगे 4-5 आदमी मिलके। इसको तो कितने भी आदमी वो पलट नहीं पाओगे। और फिर वो डार्ट निकालना भी पड़ता है। फिर जिस टाइम पे वो हाथी बेहोश पड़ा रहता है तो उस टाइम पे बाकी टीम जो डॉक्टर्स की होती है उसकी हार्ट बीट और उसकी सांस लेने सारा उसको मॉनिटर करते हैं। फिर वो रेडियो कॉलर फिट कर देते हैं। रेडियो कॉलर फिट करने के बाद फिर देखते हैं, एक बार टेस्टिंग करते हैं कि रेडियो कॉलर काम कर रहा है, ट्रांसमीटर में सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं हाँ ये काम कर रहा है, फिर क्या करते हैं उसको
दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं कि वो होश में आ जाए। फिर वो साइड में हट जाते हैं, वो जानवर खड़ा होता है, चलता है। जब वो प्रॉपर मूव करने लगता है तब उनका काम ख़त्म होता है। इन बिटवीन क्या करते हैं, एक मार्क भी बना देते हैं उसके ऊपर, हाथी के ऊपर, कि अगर वो ड्रोन से सर्विलांस करेंगे तो उन्हें मालूम चल जाएगा कि ये वही वाला हाथी है जिसको डार्टिंग की गई थी। हालांकि उसके गले में कॉलर होता है, लेकिन ऊपर से जब ड्रोन से देख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कॉलर दिख जाए उन्हें। तो इस तरीके से डार्टिंग करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं जिस काम के लिए भी उसको डार्टिंग की थी। अगर तो हर्ड पे निगाह रखने के लिए की थी, हालांकि मेरे ख्याल से इंडिया में अभी इस तरीके की शायद नहीं की जाती कि वो हर्ड पे निगाह रखना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लमेटिक होता है, टस्कर होता है, उसकी मूवमेंट देखनी है, उसमें फिर स्पीड वगैरह सब मालूम चल जाता है कि वो कहाँ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एक लिमिट होती है, उसके बाद उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको फिर उसी तरीके से ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है। तो उससे जानवर की हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। कभी डोज ज़्यादा हो जाएगा तो जानवर की जान भी जा सकती है। अभी दोस्तों एक और केस हुआ है जिसमें कि भीड़ से पीट के लेपर्ड को अधमरा कर दिया। तो उसके बाद अब वो कभी भी चलने फिरने लायक नहीं रह जाएगा। ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जब ऐसी खबर आती है, तो अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, मेरे ख्याल से राजस्थान से है, कि एक लेपर्ड इंजर्ड पड़ा था, फीमेल लेपर्ड थी वो। तो गांव वाले उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ताऊ जी थे, बिल्कुल हिम्मत करके उसके पास चले गए, हल्की हल्की थपकी मार रहे हैं कि उठ जाए। फिर दो लोग उठा के उसे साइड में लाए, फिर वो डॉक्टर को बुला रहे थे ट्रीटमेंट के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त भीड़ ऐसा ही करे, डिपेंड करता है, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो वही चीज़ है कि उस जानवर की किस्मत है कि कैसे लोगों से टकरा गया। अच्छे से मिल गया तो बीमार पड़ा है, इंजर्ड पड़ा है, तो भी वो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के डॉक्टर को भी बुलाते हैं। और कहीं ऐसे हैं कि पीट के मार डालते हैं, कहीं ऐसे हैं कि मार के खा ही जाते हैं। एक किस्सा और दोस्तों, अभी कमेंट में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कमेंट लिखा था, तो मैंने कहा था आप इंस्टाग्राम पे भेजो। उनका नाम है फरहा अख्तर। अभी मैंने वीडियो डाला था जो वन गुजर के ऊपर, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया था कि वो हल्द्वानी के पास, जो इधर खटीमा के पास में जो चोर गलिया है, वहाँ पे जो वन गुजर रहते हैं, वहाँ हेल्थ चेकअप के लिए गए थे वो लोग। तो जब वो वहाँ पे कुछ लोग किस्से बता रहे थे, तो एक सज्जन थे जो कि अच्छे बॉडी बिल्ड वाले थे, हाइट वाइट भी अच्छी थी उनकी। तो उनकी कंधे और पीठ में पूरे बड़े बड़े दांतों के निशान थे और पंजों के निशान थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं शेर यानी कि बाघ, टाइगर से लड़ गया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बाहर कहीं टॉयलेट बनाया था। हालांकि जहां मैं गया था वहां तो वन गुजर ओपन में टॉयलेट जाते हैं, लेकिन वहां शायद बनाया रहा होगा। तो वहीं पे आके टाइगर इंतजार कर रहा था, और उसके बाद जब इनके ऊपर अटैक कर दिया तो वरांडे तक आ गया और इन्होंने गुत्थम गुत्था होके उसको भगाया था। और बाकी लोग गांव के बता रहे थे कि हाँ ये शेर से लड़ गए थे। और दूसरा दोस्तों, जो हम ये बात करते हैं ना कि भाई टाइगर का मतलब शेर है कि लायन का मतलब शेर है, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि टाइगर का मतलब शेर है, लायन का मतलब बब्बर शेर है। तो अभी एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मेरी मम्मी ने बताया कि मैं बचपन में एक मूवी देख के डर गया था 4 साल की उम्र में। तो मुझे उस मूवी का नाम तो याद था कि जानवर और इंसान। तो मम्मी ने बताया कि तब मैं बोला करता था घर में कि ना तो अब मैं कभी मूवी देखूंगा और ना ही अपने बच्चों को कभी देखने दूंगा। ये बात मुझे याद नहीं थी, तब मम्मी ने बोली, तभी मुझे मालूम चली कि मैं ऐसा बोलता था। तब उस पॉडकास्ट में मैंने बोला कि भाई वो मूवी का नाम तो मुझे याद है, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मिलती नहीं यूट्यूब पे। तो बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, कम से कम नहीं तो 100-200 लोगों ने मुझे लिंक भेज दिया जानवर और इंसान का। शशि कपूर और राखी की मूवी है, तो वही मूवी थी। पूरी तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने टुकड़ों में देखी है। तो उसमें भी लगातार वो शेर बोल रहे हैं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है टाइगर को। और एक और चीज़ दोस्तों, कि अगर आपने जंगल बुक मोगली वाला वो देखा है,
तो जो शेर खान नाम रखा गया था वो टाइगर का रखा गया था। तो ये सारी बातें सबूत हैं इस बात का। बाकी मैंने बुक्स के नाम बताए थे पहले भी। एक राइटर है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार, उन्होंने 1926 के आसपास की बात का जिक्र किया है। बुक मेरे ख्याल से 20-25 साल बाद लिखी थी, तो 1950 के आसपास लिखी होगी। तब भी उन्होंने लगातार टाइगर को शेर बोला है। हिंदी की बुक है, तो हमेशा टाइगर को शेर ही बोला जाता था, लेकिन कुछ बुक्स में लिख दिया गया और वो आगे कंटिन्यू होता गया। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेर का मतलब लायन है और टाइगर का मतलब बाघ है। तो टाइगर का मतलब बाघ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हिंदी में बाघ है ना, इंग्लिश में टाइगर है, उर्दू में शेर है। शेर फारसी का वर्ड है, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर आप बोलते हो कि शेर, बब्बर शेर का मतलब यानी लायन का मतलब है, तो उर्दू में फिर या फारसी में टाइगर के लिए कोई वर्ड क्यों नहीं बना? एक जानवर के लिए दो बन गए, शेर और बब्बर शेर यानी लायन यानी हिंदी में सिंह, और टाइगर के लिए बना ही नहीं। हिंदी में तो वाघ है, संस्कृत में व्याघ्र है, इंग्लिश में टाइगर है, फारसी में क्या है? तो वही है, कोई इसमें डाउट नहीं। अब तो मोगली वाला भी मैंने आपको रिमाइंड करा दिया कि शेर खान का मतलब टाइगर है। इतने सारे सबूत हैं, और जो लोग बोलते हैं कि शेर का मतलब लायन होता है, उनके पास कोई सबूत नहीं है, बस वो हिस्ट्री या जहां भी पढ़ लिया उसके आधार पे है। वो तो मैंने भी पढ़ा था, वो गलत लिख दिया गया, आगे कंटिन्यू हो गया। तो विद प्रूफ सच्चाई ये है, शेर का मतलब टाइगर, बब्बर शेर का मतलब लायन। ये दोस्तों बंदर भाग रहे हैं, यहाँ खेत में थे, अभी इनको भगाया जा रहा है। ये भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ही है। ये देखिए सब भगा, पूरा पूरा इनका झुंड था, फसल को चौपट करने आए थे। ये देखिए, ये देखिए, ये बच्चा पिछड़ गया है एक, ये भागा। अभी दोस्तों एक खबर आई, आप सबने सुनी होगी, आसाम में एक टाइगर को पत्थर मार मार के इतना मारा कि वो एक आंख से अंधा हो गया। 3 साल का टाइगर था, और वो कामाख्या टाइगर रिजर्व से भटक के इस इलाके में आ गया था। उसने किसी पे कोई हमला नहीं किया था, लेकिन उसके पहले एक दूसरे टाइगर ने एक आदमी की जान ले ली थी। उस सिलसिले में गांव वाले जमा हो गए और चिल्लाने लगे, पत्थर मारने लगे। वो टाइगर भाग के नदी में चला गया, फिर भी उन्होंने पत्थर मारना जारी रखा। 1-2 शॉट आंख में लग गए, बुरी तरह से घायल हो गया। फिर एक रेलवे ब्रिज के पास से रेस्क्यू किया फॉरेस्ट वालों ने, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको जू में ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि एक आंख उसकी बेकार हो गई है। तो दोस्तों जो मैं आपको बताता हूँ कि सोल्यूशन जो है, उस दिन भी मैं एक वीडियो बना रहा था, लेकिन बात अपनी अधूरी रह गई थी। जो मैं बता रहा था कि देखिए, जो बड़े बड़े कारण हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के, क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ मैं, और डिफॉरेस्टेशन की, जंगल कम हो गए या गांव बस गए, इन सब के बारे में उस वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी कि इनके बारे में हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी, हम आप करना चाहेंगे तो बहुत ही कम, बहुत ही छोटे लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का ये मामला है, देखिए कि टाइगर ने एक इंसान की जान ली। गुस्सा स्वाभाविक है कि लोगों में गुस्सा होगा कि देखो टाइगर ने जान ली, लेकिन यहाँ पे बात अवेयरनेस की आती है कि किसी स्पेसिफिक टाइगर ने जान ली। हालांकि ये इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि आप उसे पहचान पाओ, लेकिन यही अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरी टाइगर प्रजाति आपकी दुश्मन नहीं है। हालांकि जिन लोगों ने हमला किया, वीडियो के थ्रू उनको पहचान लिया गया है। 9 लोग तो अरेस्ट हो गए हैं, शायद और भी लोग अरेस्ट होंगे, क्योंकि वीडियो में जो पत्थर वगैरह मारे जा रहे थे तो वीडियो रिकॉर्डिंग से एक उनके चेहरे पहचान में आ गए। लेकिन यहाँ पे जो अवेयरनेस वाली बात होती है कि देखिए, अगर एक आदमी ने किसी एक आदमी का मर्डर कर दिया
तो वो एक आदमी गुनाहगार है। पूरी मानव जाति तो है नहीं कि आप जिस इंसान को देखोगे उसको आप मार दोगे। बस यही चीज़ टाइगर के साथ रखनी है, क्योंकि भीड़ तंत्र जो होता है ना, वो हमेशा खतरनाक होता है। और इस तरह की घटनाओं में आधे लोग तो कंसर्न होते हैं, आधे लोग सिर्फ मजे ले रहे होते हैं। अगर आप ये ध्यान कर लो कि भाई हमें टाइगर को इस दुनिया से ख़त्म नहीं करना है, एक स्पेसिफिक टाइगर को अगर प्रॉब्लम है तो आपको खदेड़ना है या शोर करना है, ये चीज़ अगर आपको अवेयरनेस हो जाएगी। अवेयरनेस के बहुत सारे रीज़न हैं। एक मैंने बताया था कि आप जो पॉलीथीन वगैरह फेंकते हो, ये मत फेंको, डायरेक्टली आप वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हो। आपने चिप्स का पैकेट भी फेंका, उसको वो जानवर उसकी खुशबू की वजह से खा लेता है, चाहे वो डियर हो चाहे जो जानवर हो, हर्बीवोरस, और बाद में उसके पेट में वो अटक जाती है, ऐसे जमा होती जाती है और पेट में दर्द होता है। और जब टाइगर उसका पीछा करता है डियर का, तो भाग नहीं पाता और उसकी जान चली जाती है। तो उसकी मौत का कारण आप हो। ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है कि अगर आप इस तरह से बंद कर दोगे तो आप डायरेक्टली एक जानवर की जान बचा लोगे। या आप ये भी मान सकते हो कि आपने अगर एक पॉलीथीन या एक रैपर फेंका तो आप मान लो कि कहीं ना कहीं एक जानवर की मौत के लिए आप जिम्मेदार हो। आप ये नहीं सोच सकते कि दुनिया फेंक रही है, मेरे अकेले फेंकने से क्या हो जाएगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। आप मत फेंको, दूसरा अपने आप रोक देगा। आप अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरा मैंने बोला कि टॉर्च मत मारो। आप हेडलाइट जला के रात को चल रहे हो सामने, वो ठीक है क्योंकि वो रास्ता है, हेडलाइट तो आपको जला के चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जानवर वो आपके सामने रहना चाहता है, उसकी मर्जी है, लेकिन उसका ऑप्शन है कि वो साइड में चला जाए। उसे भी इतनी समझ है, जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा समझ होती है कि अगर वो इधर चला जाएगा तो वो अंधेरे में आ जाएगा, आपकी रोशनी से बाहर हो जाएगा। जिस जानवर को नहीं पसंद वो रोशनी, वो पहले से ही अलग हो जाता है गाड़ी को आते हुए देख के। लेकिन जब उस कंडीशन में आप टॉर्च मार देते हो तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसकी आंख में पड़ रही होती है। और जब आंख में रोशनी पड़ती है थोड़ी देर के लिए वो ब्लाइंड हो जाता है। आप खुद सोचो, अपनी आंख पे जोरदार टॉर्च मार के देखो, या गाड़ी के हेडलाइट भी आप अगर अपने सामने अपनी आंख पे मार के देखोगे, उसके बाद थोड़ी देर आप इधर उधर देखोगे तो आपको वो रोशनी सी दिखाई दे रही होगी। तो जानवरों की आंखें भी वैसी ही हैं, उल्टा हमसे ज़्यादा रोशनी उनको दिखती है क्योंकि उनकी आंखों में रॉड्स होती हैं। तो जो रोशनी हमें जितनी दिखती है उससे 6 गुना ज़्यादा टाइगर को दिखती है। अगर एक टाइगर की आंख में आप टॉर्च मारोगे तो रोशनी जितनी हमें परेशान करती है उससे 6 गुना ज़्यादा उस टाइगर को करती है। उसके रेटिना में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये डायरेक्टली आप वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट कर रहे हो, रैपर फेंक के या आप शोर करके या हॉर्न बजा के उस इलाके में जो करते हो, ये डायरेक्टली आप उसे परेशान करते हो। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अभी जो आसाम वाले टाइगर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जिस इलाके में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, एक जानवर ने किसी इंसान की जान ले ली, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। अगर आप भगा रहे हो, ऐसे ही भगाने के केस में एक हाथी की जल के मौत हो गई थी वेस्ट बंगाल में, कि वो मशाले लेके कर रहे थे लेकिन जोश में होश खो दिए, मशाल को उछाल के फेंक दिया। मशाल हाथी की पीठ पे गिरी, चिपक गई, चर्बी जल गई। वो हाथी बहुत कोशिश करने लगी, फीमेल थी, लेकिन वो मशाल क्या जलता हुआ कपड़ा नहीं गिरा, स्किन में चिपक गया, वो जल के मर गई। उसके पेट का बच्चा भी मर गया। वहाँ पे भी उन लोगों का उद्देश्य था उसको खदेड़ना, लेकिन उसके बाद जो फेंक दिया उससे मालूम होना चाहिए। यही अवेयरनेस, अगर हम अवेयरनेस कर दें, क्योंकि जैसे कि बांधवगढ़ में हाथी मरे 10 क्या 11 मर गए थे, बाद में हाथियों ने जान ले ली, उसके पहले तक कभी भी जान नहीं ली थी इंसान की। तो कहीं ना कहीं हाथी इंसान को कसूरवार मान रहे थे। या तो उनकी गलतफहमी हो सकती है या वो सच्चाई हो, वो तो हाथी ही बेहतर जानते हैं। गलतफहमी ऐसी हो सकती है कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि उनका जो पोस्टमार्टम हो रहा था, दूर से खड़े होकर हाथी देख रहा था। तो हो सकता है उसकी गलतफहमी ये हो कि ये लोग मार रहे हैं मेरे साथी को, या हो सकता है कि उसने मरते हुए देखा हो। तो फिर जब आप ऐसा कुछ करते हो ना, जानवरों के अंदर बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइगर को बदला लेना नहीं आता, तो टाइगर स्पेसिफिक फेस भी याद कर सकता है। अगर 40 लोग की भीड़ में उसने एक आदमी को पहचानना है तो वो पहचान सकता है। तो ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है कि भले ही एक इंसान की जान चली गई थी, फॉरेस्ट वालों को रिपोर्ट करके
लेकिन जब आप अगर उसको पत्थर मार के खदेड़ रहे हो तो फिर आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एक पहचान होनी चाहिए कि वो टाइगर दिखता कैसा है, लंगड़ा के चलता है कि क्या करता है। अगर कहीं किसी इलाके में मैन ईटर लेपर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे कि अभी आपने मेरे रिसेंट वीडियो में देखा होगा, तो हंटर है वहाँ पे, कई हंटर एक्टिव है, 5-6, जिनमें से 2 के नाम तो आप जानते हो कि जॉय हुकील जी, लखपत सिंह रावत जी। तो ये लोग, अभी इनको शक है कि वो मैन ईटर लंगड़ा है। जो वीडियो फुटेज सीसीटीवी में मिले हैं वो भी 100% श्योर नहीं है, अंदाजा है कि ये वही लेपर्ड हो सकता है। तो उनके साथ जॉय हुकील जी के सामने एक लेपर्ड आ गया था, यंग मेल था, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन उन्हें दिया गया था तो उन्होंने गोली नहीं मारी थी, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, वरना तो गोली मार देते। लेकिन अगर वो गोली मार देते तो उनकी रेपुटेशन डाउन होती, क्योंकि वो हमले तो रुकते नहीं। तो यही होता कि भाई आपने गलत मार दिया, तो उनको अब मालूम भी था, उन्होंने नहीं मारा। तो यही चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है कि अगर कहीं हमला हो रहा है तो पूरी टाइगर प्रजाति आपकी दुश्मन नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंसान की जान ले रहा है तो एक स्पेसिफिक टाइगर हो सकता है, और एक बार अगर जान ले ली है तो आप ये मत मानिए कि वो स्पेसिफिक, ये भी अवेयरनेस वाली बात है कि वो मैन ईटर ही है। कई बार वो सडन एनकाउंटर में जान लेता है, उसके बाद वो दोबारा जान नहीं लेता इंसान की। लेकिन जब आप देखिए, इसमें आपने कर दिया, अब 9 लोग अरेस्ट हो गए, केस होगा, और टाइगर की जान जाने के केस में तो अच्छी खासी सजा है। जान नहीं गई है, घायल हुआ, इस पर भी सजा होगी। तो ये जो अवेयरनेस वाली बात है, ये मैं बताता हूँ हमेशा कि अगर हम चाहें तो हम कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सकते हैं अवेयरनेस फैला के। अगर आप जिम्मेदार हो जाएं कि वाइल्ड लाइफ के बिना आपका गुजारा है नहीं। जो लोग पास में रहते हैं गांव में, उन्हें लगता है कि सारे टाइगर ख़त्म हो जाएंगे तो उनका भला होगा, भला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमिकल भी, आपकी पॉकेट पे भी असर होगा। अगर रामनगर जिम कॉर्बेट में रहने वाले दुकानदार से भी पूछोगे कि टाइगर से आपको फ़ायदा है कि नुकसान, तो यही बोलेगा कि मुझे फ़ायदा है, उसकी दुकान टाइगर की वजह से चलती है। तो सारे टाइगर ख़त्म हो जाएंगे तो दुकान चलनी भी बंद हो जाएगी। फिर हर्बीवोरस जानवर इतने बढ़ जाएंगे जब आप टाइगरों को मार दोगे ना, कि आपकी फसल नहीं बचेगी, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया, आप उसको चैलेंज करते हो। इसलिए ये अवेयरनेस, ये वीडियो देख के नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो देख के अगर लोग धीरे धीरे समझाए तो लोगों में समझ आए कि भैया एक टाइगर ने नुकसान किया है, पहले तो पहचानो। और आप इस तरह से कानून हाथ में लेके अगर आप सोचते हो कि सारे टाइगर को आप मार दोगे तो आपका जंगल में ही जीना मुश्किल हो जाएगा, और तब कार्निवोरस नहीं, हर्बीवोरस नहीं जीने देंगे आपको। ऐसे दोस्तों, ठंड आ गई, ठंड में भालुओं के हमले बहुत ज़्यादा होते हैं, और कई लोगों को गलतफहमी है कि भालू हमले इसलिए करने लगते हैं क्योंकि भालू इस टाइम पे हाइबरनेशन में जा रहे होते हैं। ये भी दोस्तों बहुत गलत धारणा है। जो स्लॉथ बेयर, जो रीछ होते हैं, ये हाइबरनेशन में कभी जाते ही नहीं है। जैसे हमें मालूम है कि सर्दी आ गई तो भाई सांप बिच्छू का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि सांप हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जनरली आप घास में घुस जाओगे। अब ये नवंबर एंड आ गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी आप घास में घुस जाओगे तो चांसेस ना के बराबर है कि आपका सांप से एनकाउंटर हो जाए। अगर कोई सांप मिलेगा भी तो बहुत ही स्लो मूविंग मिलेगा, मतलब वो दौड़ने और उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। अगर वो सांप हाइबरनेशन में नहीं जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, भालू के केस में नहीं है। कई लोग क्या है, ट्रैकर जा रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई भालू से एनकाउंटर तो होगा नहीं, हम सर्दियों में जा रहे हैं, भालू तो हाइबरनेशन में होते हैं। तो पहली बात तो, इंडिया में जो भालू मिलते हैं ज़्यादातर रीछ मिलते हैं, स्लॉथ बेयर, वो कभी भी हाइबरनेशन में नहीं जाते। पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे जिस भी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे भी, उत्तराखंड के भी ज़्यादातर पार्ट में स्लॉथ बेयर है, और वो छत्तीसगढ़ में, वो हाइबरनेशन में कभी जाते ही नहीं। तो सर्दी में अगर आप ये गलतफहमी में हो कि वो आपको मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड नहीं है ना, सांप की तरह से नहीं है। भालू इसलिए नहीं जाते हाइबरनेशन में कि उनका सांप की तरह गुजारा नहीं है। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे बर्फ़ गिरने की वजह से उन्हें खाना नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है, इसलिए वो गुफाओं के अंदर जाके हाइबरनेशन में चले जाते हैं नवंबर एंड से लेके फरवरी तक। लेकिन वो जो भालू होते हैं, एशियाटिक ब्राउन बेयर, भूरा भालू, और जो एशियाटिक ब्लैक बेयर भी होते हैं, वो दो तरह के, जो बहुत ठंडे इलाके, मान लीजिए गंगोत्री नेशनल पार्क है जहाँ बर्फ़ गिर रही है, वहाँ तो आप समझो कि भालू जाएंगे। लेकिन अगर आप देहरादून के पास, हरिद्वार के पास, यहाँ पे मिलते हैं, ब्राउन बेयर भी मिलते हैं, ब्राउन बेयर बोल रहा हूँ, सॉरी, एशियाटिक ब्लैक बेयर भी मिलते हैं, लेकिन ये हाइबरनेशन में नहीं जाते।
ये जहाँ नॉर्मल इलाके, अगर मान लीजिए ये राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ पे एशियाटिक ब्लैक बेयर भी है, लेकिन वो हाइबरनेशन में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती। तो अगर आप जंगल में जा रहे हो, ट्रैकिंग करने जा रहे हो, तो आपका आमना सामना हो जाएगा, जनवरी में भी हो जाएगा। यहाँ पे से अगर ऊपर आप जाओगे, मान लीजिए थोड़ा चमोली बद्रीनाथ की तरफ गए, तो वहाँ जो एशियाटिक ब्लैक बेयर है वो हल्का फुल्की एक्टिविटी स्लो कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं, कि कभी तो आराम कर रहे हैं, कभी निकले तो खाना मिल गया खा लिया, इस तरीके से वो भी अटैक कर सकता है। हाँ, एशियाटिक ब्राउन बेयर बर्फ़ वाला, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है, वहाँ वो चला जाता है हाइबरनेशन में, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको खाना नहीं मिलता, बर्फ़ होती है। हाइबरनेशन के अंदर, गुफा के अंदर जाके सो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, और उसके बाद जब गर्मी आती है तब वो निकलते हैं। ऐसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रिजली बेयर है, ये चले जाते हैं उसमें हाइबरनेशन में। अगर पोलर बेयर की बात करोगे, ध्रुवीय भालू जो सफ़ेद रंग का होता है, जो कि एक्चुअली सफ़ेद होता नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ट्रांसपेरेंट कलर के बाल होते हैं उसके, स्किन तो उसकी काली होती है। काली इसलिए होती है कि जो सूरज की जितनी भी रोशनी आ रही है उसकी गर्मी वो सोख सके, और उसके बाल जो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो उसकी सूरज की रोशनी उसकी स्किन तक पहुंच जाती है। हमें वो सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? जैसे आप मान लीजिए पॉलिथीन है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन, आप ऐसे खोल के देख रहे हो, आप आर पार देख रहे हो कांच की तरह से, लेकिन उसी पॉलिथीन को आप रोल बना दोगे, एक मोटा सा रोल बना दोगे, तब देखोगे तो वो आपको सफ़ेद रंग का दिखेगा। इसी तरीके से उस पोलर बेयर के जो बाल हैं वो आपको सफ़ेद नज़र आते हैं, होते वो ट्रांसपेरेंट है। वो तो रहता ही ठंडे में है, वो कभी नहीं जाता हाइबरनेशन में। हाँ, फीमेल जब बच्चा देना चाहती है वो चली जाती है आइसोलेटेड एरिया में, गुफा के अंदर, और वो जो पीरियड होता है तब वो कुछ खाती वाती नहीं है, वो एक तरह का हाइबरनेशन मान सकते हो। बच्चे पालती है, जब बच्चे बाहर निकलने लायक हो जाते हैं तब वो बाहर निकलती है। तो ये जो एक गलत धारणा है कि सर्दियों में हमारा सामना नहीं होगा, या लोग बोलते हैं कि आज भालू बड़े अग्रेसिव हो गए क्योंकि वो हाइबरनेशन में जाने के पहले चिड़चिड़े हो जाते हैं। भालू एग्रेसिव नहीं होते, ठंड में ज़्यादा हमले करते हैं क्योंकि फीमेल ने बच्चे भी दिए होते हैं, फीमेल को बच्चे पालने होते हैं, उनको ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए हमले। ये बात सही है कि सर्दियों में हमले बढ़ जाते हैं भालू के, लेकिन वो इसलिए नहीं बढ़ते कि उनको हाइबरनेट करना है तो चिड़चिड़े हो गए। दोस्तों, सर्दी में भालू जो मेटिंग करते हैं मई जून के आसपास करते हैं, और ये बच्चों को जन्म देते हैं दिसंबर जनवरी के आसपास। तो अगर नवंबर का महीना भी है तो फीमेल है, उसको खाने की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, और जब वो बच्चा दे भी देगी उसके बाद बच्चों को लेकर निकलेगी, तो अब उसे एक पेट नहीं पालना, उसे 3-4 पेट पालने हैं, तो उसे खाने की ज़रूरत ज़्यादा है। इसलिए तो सर्दियों में खाने की ज़रूरत बढ़ जाने से उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, एनकाउंटर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ख़तरा बढ़ जाता है। तो अगर कभी भी आप सोचो कि सर्दियों में भालू हाइबरनेशन में चले गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। जहाँ बर्फ़ गिरती है बहुत ज़्यादा, जहाँ एशियाटिक ब्राउन बेयर है तो वो जाएगा, एशियाटिक ब्लैक बेयर है तो डिपेंड करता है, वो गर्म इलाके में तो नहीं जाएगा, ठंडे इलाके में तो वो भी जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाले इलाके में तो वो चला जाएगा हाइबरनेशन में। बीच के इलाके में हाफ हाइबरनेशन मान लीजिए कि तो आराम ज़्यादा करेगा, खाना कम खाएगा, लेकिन वो एक्टिव रहेगा, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ उस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।